स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और शुरुआत करें सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इस बीच जानकारी मिल रही है सीकर से, जहां पर कफ सिरप से बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ने का मामला और जांच के लिए जयपुर से अब स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आएगी। वहीं पीएचसी फार्मासिस्ट पप्पू सोनी ने इस सस्पेंड कर दिया गया है और चिकित्सा विभाग फिलहाल सस्पेंशन की खबर की अभी तक पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन हाथीदे गांव के अस्पताल से यह कफ सिरप ली गई थी। श्री माधोपुर क्षेत्र के हाथीदे पीएचसी का यह मामला बताया गया है। तो फिलहाल यह सीकर से खबर है, जहां पर अब स्वास्थ्य बिगड़ने का मामला, कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की तबियत खराब हो गई थी और उसी से जुड़ा यह मामला सामने आया। तो श्री माधोपुर क्षेत्र के हाथीदे पीएचसी का मामला है, जहां पर कफ सिरप से बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ने का मामला सामने आया। अभी तक कई बच्चों की इस दवा के पीने के बाद तबियत बिगड़ गई। सवाल यह कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि इस दौरान एक डॉक्टर की भी तबियत खराब होने की बात सामने आई थी। 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर की भी तबियत खराब हो गई थी। तो एक कई चीजें हैं। अब यह भी कहा गया इसमें कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं देनी चाहिए, ऐसी गाइडलाइन भी फिलहाल जारी कर दी गई है। लेकिन सवाल यह कि अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं देनी थी, तो इस सरकारी डिस्पेंसरी के अंदर या पीएचसी सेंटर के अंदर ये दवा कैसे पहुंची और क्यों आखिर ये छोटे छोटे बच्चों को दी गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं। वहीं ड्रग कंट्रोलर की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया, उनका कहना यह है कि ये जो दवा है ये पूरी गुणवत्ता मानकों में बिल्कुल सही पाई गई है और इस दवा को क्लीन चिट दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सीकर से भी खबर है, जहां पीएचसी फार्मासिस्ट पप्पू सोनी को के ऊपर कार्रवाई की गई है। हालांकि चिकित्सा विभाग सस्पेंशन को लेकर के अभी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन हाथीदे गांव का यह मामला बताया जा रहा है। मैं 24 तारीख को मेरे दोनों बच्चों को एक का नाम किट्टू है, एक का नाम टिंकू है, दोनों को सरकारी हॉस्पिटल अपने हाथीदा गांव के अंदर सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया। तो वहाँ मैडम खाना खा रही थी, तो खाना खा रही थी, मैंने देखा वो खाना खा रही है। तो मैंने क्या मेडिकल के ऊपर अपने फार्मासिस्ट थे, उनको मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए उनको बोला कि यार मेडिसिन थोड़ा दे दो। उन्होंने मुझे एक खांसी की सिरप दे दी। उस खांसी की सिरप देते ही है ना, मैंने 24 तारीख को तो दवाई दी, तो वो बच्चे मतलब उसको लेते उल्टी कर दिए। तो मैंने देखा चलो सुबह देंगे, सुबह उसको दिए तो 1 घंटे बाद में दोनों बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। तो मैंने अपने सापरा के अंदर एक निजी हॉस्पिटल के अंदर उनको दिखाया, तो वहाँ उनको कर दिया रेफर करते ही मैं जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर वहाँ दिखाया, तो उनका इलाज करवाया मैंने। तो वहाँ मेरे को 4 दिन वहाँ आईसीयू के अंदर रहना पड़ा। मैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे पास ऐसे बच्चा है था और मैंने इनको ऐसे नॉर्मली जो मेडिसिन देते हैं उनको दे दी। मेरे को इसके पास कोई गाइडलाइन नहीं थी कि वो डेक्स्ट्रो सिरप नहीं देते हैं, और मैंने उनको दे दी। अब उससे कोई प्रॉब्लम हुई है या कैसे, इसमें कुछ पता नहीं है। तो ये बयान भी आपने सुना है, लेकिन कफ सिरप से हुई मौतों को लेकर के कई दावे हो रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि खांसी की दवा से अब तक 2 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन जांच रिपोर्ट में दावों को खारिज कर दिया गया। और तो और दवा को लेकर सरकार की जांच भी सामने आ गई है। कैसल्स फार्मा की कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में दवा मानक स्तरों पर मिली है और ऐसे में इस दवा को और इसके दावों को लेकर के कई सवाल अब सामने आ रहे हैं। एक सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड, 2 जगहें सीकर और भरतपुर और 2 की मौत। जिस सिरप को लोगों की खांसी को खत्म करना था, वो लोगों की जिंदगी को छीनने पर तुला हुआ है। जिस दवा को गले को आराम देना था, अब उसी खांसी की दवा पर उठा विवाद ही गले की फांस बना हुआ है। 2 की मौत के बाद जांच पर सारी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन भरतपुर और सीकर जिलों में 2 बच्चों की मौत के मामलों की जांच रिपोर्ट में साफ हुआ है कि इन बच्चों को प्रतिबंधित खांसी की दवा चिकित्सकों ने नहीं लिखी थी। लेकिन भरतपुर में एक और माता पिता इसी सिरप की वजह से बच्चे की मौत का दावा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि हाल ही में भरतपुर और सीकर जिलों में 2 बच्चों की मौत के मामले में जांच रिपोर्ट में साफ हुआ है कि इन बच्चों को प्रतिबंधित खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन कफ सिरप चिकित्सकों ने नहीं लिखी थी। दवा को लेकर सरकार की जांच भी सामने आ गई। कैसल्स फार्मा के कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के अनुसार जांच में दवा मानक स्तरों पर मिली है।
दूसरी ओर सिरप को जांचने के लिए डॉक्टरों ने भरतपुर में खुद ही सिरप पी ली, लेकिन फिर उनकी भी हालत खराब हो गई। परिजनों की शिकायत पर दवा चेक करने वाले डॉक्टर और 2 ड्राइवरों की भी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि डॉक्टर को जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तारीख को उस परिवार के बच्चे के जो परिजन थे उन्होंने हमारे CHC पे डॉक्टर साहब से संपर्क करा, तो डॉक्टर साहब ने उनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि इस दवाई से ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है। एक 5 ml के आसपास स्वयं पिया और वहाँ पे 2 स्टाफ और थे 108 और 104 के, उन्होंने भी एक घूंट उस दवाई का लिया, तो उनको दवाई लेने से थोड़ा हल्का नौजिया और उल्टी जैसा लगा, तो उन्होंने उल्टी कर दी। डॉक्टर साहब को उस समय कोई लक्षण नहीं आए, वो वहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। शाम 7:30-8 बजे करीब 26 तारीख को हमको ये सूचना मिली कि डॉक्टर साहब का कुछ पता नहीं चल रहा, तो उनको ट्रेस करा गया, तो रास्ते में वो अपनी गाड़ी में मिले। डॉक्टर साहब गाड़ी चालू थी, AC चल रहा था और वो बेहोशी की अवस्था में थे। ऐसे में सिरप को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या साबित करने के लिए डॉक्टरों को सिरप पीना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जब डॉक्टरों ने सिरप लिखी ही नहीं थी तो उन्होंने सिरप आखिर क्यों पी? सिरप को लेकर आखिर निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? अगर सिरप ठीक नहीं है तो फिर उसकी बिक्री क्यों हो रही है? रिपोर्ट और आरोपों में फर्क क्यों आ रहे हैं? जरा एक नजर सारे मामलों पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहला मामला सीकर से सामने आया था। सीकर जिले के हाथीदह PSC में एक बच्चे को ये प्रतिबंधित दवा लिखे जाने का प्रकरण सामने आया। खोरी ब्रह्मांड में 15 वर्षीय बच्चे नित्यांश को ये दवा लिखी गई थी। इसके बाद रात को मां ने सिरप पिलाई, लेकिन मां को नहीं पता था कि उनकी बेटे की आंखें दोबारा नहीं खुलेंगी। हल्की सी उसको खांसी हुई तो हमने उसकी मम्मी ने 2 बूंद बोले तो आधा ढक्कन उसको एक दवा पिला दी, खांसी की दवा पिलाई। उससे क्या है कि उसको फिर वो सो गया, नींद आ गई, वो नहीं उठा, तो सब मम्मी दादी दादाजी सब ने उठाया, नहीं उठा, बेसुध निकला, बेहोशी से हालत में जो, तो हमने गांव के डॉक्टर के पास लेके गए, हरी जी डॉक्टर है उनका नाम। फिर वो हरी जी डॉक्टर भी साथ में गए और सीकर SK हॉस्पिटल में गए, तो SK हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। दूसरा मामला भरतपुर का। भरतपुर के 30 वर्षीय मोनू जोशी को चिकित्सक ने खांसी जुकाम में ये दवा लिखी थी। बाद में उन्होंने ये दवा अपने 3 वर्षीय बेटे गगन को बिना डॉक्टर की सलाह के पिला दी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं भरतपुर से एक और मामला सामने आया, जहां मलाह गांव निवासी 2 वर्षीय बालक सम्राट की मौत को लेकर उनकी मां ज्योति का कहना है कि उन्होंने ये मर्जी से सिरप नहीं पिलाई, बल्कि गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत CHO वैशाली ने 18 सितंबर को 3 बच्चों को ये खांसी की सिरप दी थी। CHO के परामर्श के बाद ही उन्होंने खांसी की सिरप पिलाई थी। उसके बाद ही तीनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी और एक बच्चे की मौत हो गई। हाथ में यही सिरप थी? हाँ, यही सिरप थी। ये 3 सिरप देते मेरे को। अब बताया गया था कि कितना देना है बच्चों को? बड़े बड़े बच्चे थे जो उनको 5 ml बताई थी और छोटा है जो उसको 2.5 ml। फिर आपने याद दी थी बच्चे को? हाँ, घर पे आके दी थी। उसके बाद तबीयत बिगड़ी? हाँ। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये सिरप नहीं हमारे पास है ही नहीं, तो आपको ये गांव के सरकारी अस्पताल से दी गई थी? ये डिस्पेंसरी पे से दी गई थी और हमारे साथ में और भी लेके आए थे गाँव के। बड़ी बात यह है कि सेवर CHC MOIC प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि मलाह गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत CHO वैशाली ने 21 सितंबर को लिखित में अवगत करवाया है कि उन्होंने गांव के बच्चे सम्राट, विराट और साक्षी को खांसी जुकाम की शिकायत आने पर ये सिरप लिखी थी। लेकिन फिर वही विडंबना, एक तरफ विभाग इससे इनकार कर रहा है, दूसरी ओर आरोप और सबूत इसी गलती की ओर इशारा करते दिख रहे हैं। जी, ऐसा हुआ है कि 21 तारीख को मेरे पास जो CHO वैशाली है, उन्होंने मेरे को लिखित में लेटर दिया था कि कुछ बच्चे यहाँ दिखाने के लिए आए थे मलाह पे, तो उनको जुकाम, खांसी या ऐसे कुछ शिकायत थी, तो उन्होंने क्या वैशाली CHO ने उनको क्या सिरप दे दी थी, साथ में ना दे दी थी। आपको बता दें कि दिल्ली में भी इसी सिरप से साल 2021 में 3 बच्चों की जान गई थी। इसके बाद कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन पर बैन लग गया था। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप के कंपोनेंट को लेकर जयपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील सांकी का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए दवा जानलेवा हो सकती है। अधिक मात्रा में भी अगर किसी वयस्क व्यक्ति को ये दवा दी जाए तो फिर उन्हें भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। अब क्योंकि ये दवाई ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचती है, वहाँ जाकर के अपना काम करती है, तो अगर छोटे बच्चों, बहुत छोटे बच्चों में दे दी जाए तो भी नुकसान कर सकती है। बड़े लोगों में
अगर डिफेक्टिव दवाई दे दी जाए या उसकी खुराक दे दी जाए तो भी उन्हें नुकसान कर सकती है। वहीं फिलहाल कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन और इसी सॉल्ट के दूसरे कफ सिरप पर राजस्थान में भी रोक लगा दी गई है। इसे बनाने वाली कंपनी पर फिलहाल ताला लगा है और उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। और ऑफिशियल बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ भी संतोषजनक नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों ही बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लग रही हैं। ऐसे में अगर कुछ एक लग रहा है तो वो है उन माता पिता की भावना जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। एनडीटीवी के लिए खास रिपोर्ट। एक दवा, कई लोग बीमार और उसके बाद सवाल ही सवाल। और इन्हीं सवालों को जरा समझने की कोशिश करते हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों आखिर कैसे क्लीन चिट मिल गई, और ये अगर बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए थी तो ये बच्चों को उनके परिवार के लोगों को क्यों सप्लाई की गई, उनको क्यों दी गई। बहुत सारे सवाल हैं, जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ गया है, जरा उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड डिप्टी ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर डी रॉय जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ IDMA के अध्यक्ष डॉक्टर विरंची शाह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शाह सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी ठाकुर दास जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा अलीपुरिया कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। पूजा जी बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत में डी रॉय सर आपसे ही कर रहा हूं। आप एक लंबे समय तक रहे हैं और हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई ड्रग कंट्रोलर, जिनका ये कहना था अजय फाटक साहब का कि ये जो दवा है ये गुणवत्ता मानकों में ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसको क्लीन चिट दे दी गई। अब एक तरफ तो कुछ बच्चों की मौत हो जाती है, कुछ बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर तक की तबीयत खराब हो गई, 108 के एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं उनको ये पिलाई जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो कई सवाल हैं। और दूसरी तरफ इस दवा को क्लीन चिट, इसके पीछे की कुछ और वजह, और जब ये जांच होती है तो उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन हाइड्रोब्रोमाइड जो कफ सिरप यूज़ हुआ है इस केस में, ये पीडियाट्रिक यूज़ के लिए अलाउड है। ऐसा नहीं है कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर द पीडियाट्रिक पर्पसेस। नंबर 2, जो कफ सिरप का डेथ का बात हो रही है, ये नॉट न्यू, ये बहुत पहले से 1937 में ऑल्सो ये हम लोग को मिला था USA में। उसके बाद इंडिया में भी हुआ है। रिसेंटली 2022 गम्बिया एंड उज्बेकिस्तान के भी रिपोर्ट आया है। बट उसमें क्या था, उसमें जो व्हीकल है पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल, उसके साथ एडल्टरेटेड डाइथिलिन ग्लाइकॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल था। सो दैट possibility we cannot rule out here. So testing has to be carried out in a proper way to rule out the contamination of diethylene glycol and ethylene glycol with the product. This is number 1. Number 2, the product dextromethorphan, साइंटिफिकली मैं बता सकता हूँ कि उसका भी एक ऑप्टिकल आइसोमर है, दैट इज कॉल्ड लेबोमेथोर्फेन, एंड इट इज लाइक राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड. It is an isomer. We call it as a optical isomer. Now, dextromethorphan isomer, ये drug as a drug और anti-tussive drug ये use होता है and it is very safe. But इस optical isomer that is levomethotrexate, that is highly toxic and that is treated as a narcotic. It is not allowed for a human consumption. Now, for manufacturing time, when we are manufacture this dextromethorphan raw materials or active ingredients, if by accident this levomethotrexate comes as an adulterant or as a contaminant, that may be very fatal. And similar case I got before just my retirement in 2012. पाकिस्तान में करीब 50 आदमी का डेथ हो गया था by consuming this dextromethorphan syrup. They were all generally drug addict, so they use in a heavy consumption. But finally we found, WHO gave an alert also, and it was observed that is contaminated with levomethotrexate. नहीं, लेकिन सर डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन की जगह लेवोमेथोर्फेन अगर आ जाती है तो ये क्या संभव है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ. सो दैट शुड बी टेस्टेड प्रॉपर्ली, बिकॉज आपका जो फार्माकोपियल हमारा जो स्टैंडर्ड बुक्स है, उसमें जब आप डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप को टेस्टिंग करेंगे, देन लेवोमेथोर्फेन का टेस्टिंग का कोई प्रोविजन नहीं है. ठीक है. Because when you carry out the testing in the raw materials, API, तब लेवोमेथोर्फेन का लिमिट टेस्ट हम करेंगे, बट फॉर फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस हम नहीं करेंगे. सो इन दिस केस माय सजेशन
The sample which is being tested by the government analyst at laboratory, which Mr. Pathak has said it is a cleared, maybe cleared, because government analyst probably did not carry out the test for levomethamphetamine. So my suggestion here to confirm that there is no quantity of levomethamphetamine is present, they should also carry out this test. लेवोमेथाम्फेटामिन कहीं ऐसा तो नहीं कि लेवोमेथॉर्फिन उसके अंदर शामिल हो। इस बात की आपको जांच करनी होगी। ये एक सलाह है। लेकिन सर मैं आपके ही जवाब से जुड़ा हुआ एक और सवाल इसी में छुपा हुआ था। आपने कहा कि बच्चों को दी जा सकती है, लेकिन इससे पहले एक्सपर्ट्स भी और खुद जो ड्रग कंट्रोलर थे अजय फाटक साहब, उन्होंने भी कहा कि भाई हमने 2 दिन पहले गाइडलाइन जारी की है कि बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। ये हमने गाइडलाइन जारी कर दी। So far my knowledge is concerned, dextromethorphan up to a certain dose can be used below 5 years also. There is no ban for it as per the international guidelines also. ये मैं इसके लक्षण भी जानूंगा, मैं उस पर वापस आऊंगा, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर विरंची शाह जी। Dextromethorphan is a very safe drug, provided it gives within a specified dose. ठीक है, हो सकता है कि डोज थोड़ी सी ज्यादा हो या थोड़ी सी ज्यादा होने से ये केस नहीं हो सकता, डेथ केस नहीं हो सकता। उसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डू नॉट नो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बोला है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, व्हाट इज ए किडनी फेल्योर और एनी अदर ऑर्गन फेल्योर और द रीजन ऑफ दैट फेल्योर, सो दैट हैज टू बी असर्टेन्ड ओनली। और इन जो बच्चों की मौत हुई उसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि इसमें पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये सबसे निराशाजनक बात है, और अगर पोस्टमार्टम होता तो शायद और चीज़ें साफ हो सकती थी। मैं इसमें लेकिन शाह सर को वापस से जोड़ रहा हूँ। शाह सर, एक चीज़ समझने वाली है कि बाज़ार में अगर कोई ऐसी दवा है जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, सरकार की तरफ से क्लीन चिट दे देना, दूसरी तरफ बच्चों की डेथ हुई है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई, ये कुछ तो है इसके पीछे, और एक तरफ ये पूरा क्लीन चिट मिलना और दूसरी तरफ सवाल ही सवाल। सबसे पहले आईडीएमए को इस चर्चा में शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। किसी भी ऐसे सीरियस केसेस में मुझे लगता है कि हमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को थोड़ा टाइम देना चाहिए। इसमें एक तो जो आप हमारा एक क्वेश्चन है कफ सिरप पे, तो उसका एक एनालिटिकल एक्टिविटी चल रहा है, कुछ सैंपल टेस्ट हो गए, शायद कुछ बाकी होंगे, जो भी है स्वास्थ्य मंत्रालय को ज्यादा इसका मालूम होगा, लेकिन वो एनालिटिकली उसको चेक कर रहे हैं क्या इसमें जैसे साहब ने बताया कि वैसे डीजीईजी का कोई कंटामिनेशन है या कोई और इम्प्योरिटीज है, तो वो सारा जांच चल रहा है। दूसरी बात है कि पेशेंट को इसके अलावा क्या मेडिसिन दी गई थी, क्या कंडीशंस थी, पानी का, क्योंकि ये और कोई बैक्टीरियोलॉजिकल या और कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो पानी क्या यूज हुआ गया था, काफी सारी सर्कमस्टेंशियल, उसका ऑटोप्सी बायोप्सी अगर कुछ किया है तो उसका रिपोर्ट, क्या लास्ट में कंडीशंस थी, एक क्लिनिशियन ने अगर देखा है तो व्हाट वर द लास्ट कंडीशंस। तो ये सारी चीजें इकट्ठा करके वो मिसिंग पीसेस को हमको टाइम देना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। सर मैं बताता हूं, सीकर में जो केस सामने आया उसमें बताया गया पेरेंट्स के द्वारा कि हम इस तरीके से सीएचसी से हम ये दवा लेकर के आए, और वहां पर जो फार्मासिस्ट थे उन्होंने खुद ये लिखित में दिया है। मैं कोई कंटेस्ट नहीं करता हूं, मैं आपकी बात को कंटेस्ट, मेरा क्या कहना है कि अनलेस एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एक्सपर्ट्स इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो तब तक किसी एक चीज को गलत मान के चलना भी मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी। हमें थोड़ा, ये सीरियस मामला है सर, हम तो इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ क्लीन चिट मिल जाना, भाई क्लीन चिट भी तो किसी आधार पर दी है। क्लीन चिट कोई एनालिटिकल रिपोर्ट के बिहाफ पे दी गई है। मैं जहां तक जानता हूं, मैंने वो देखा नहीं है आपका न्यूज या उसका जो प्रेस रिलीज अगर कोई है तो, लेकिन नॉर्मली क्लीन चिट यानी उसका कोई एनालिटिकल टेस्ट किया गया होगा, उसके भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में प्रावधान है कैसे सैंपल ड्रॉ किया जाता है, कहाँ टेस्ट होता है, किस टाइप के प्रोटोकॉल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करके टेस्ट किया गया होगा। इनमें क्या क्या चीजें चेक की है वो एक्सपर्ट्स, हमारे पास उसका रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस है उसका टेस्टिंग किया गया होगा। और अगर हम मानते हैं कि इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं था या और कोई अननोन इम्प्योरिटीज नहीं थी, क्योंकि अगर डेक्स्ट्रोमिथोर्फान की जगह लिवोमिथोर्फान फॉर एग्जांपल है तो डेफिनेटली इम्प्योरिटीज दिख जाती है एनालिसिस में। HPLC पे नॉर्मली ये एनालिसिस होता है और उसमें आइसोमर है तो भी वो सेपरेट पिक उसका दिखा दे कि आइसोमर। मैं इसी में एक बात और जोड़ रहा हूं कि शक इसलिए भी गहरा रहा है, या हम सवाल इसलिए भी कर रहे हैं
कि इससे पहले इस दवा कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। 2021 में दिल्ली में हो चुकी थी, राजस्थान में उसके बाद भी इसकी दवा जो है सप्लाई होती रही। अब इसीलिए तो सवाल है ना कि जब एक कंपनी उसकी वही दवा को 2021 में दिल्ली के अंदर बैन कर दिया, राजस्थान में अभी भी सर्कुलेट हो रही है, तो वहां के बच्चों की या वहां के लोगों की या राजस्थान के लोगों की इम्यूनिटी में इतना अंतर तो नहीं होगा शायद। सर मैं आपके शब्द को नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक्सपर्ट्स इसके पीछे लगे हुए हैं, इनका ये प्रॉपर स्टडी हो रहा है, तो हमें बिकॉज मेरे या आपके पास एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी कंक्लूजन कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन पे होती है। तो जगह अगर एक्सपर्ट्स इसके पीछे लगे हुए हैं हमारी तरफ से, एक तो मैं दूसरी एक बात भी क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि डेक्स्ट्रोमिथोर्फन पीडियाट्रिक यूज के लिए है, लेकिन 4 इयर्स के नीचे के यूज के लिए नहीं है, और इसमें न यूएस में अप्रूव्ड है, न यूरोप में अप्रूव्ड है, न इंडिया में अप्रूव्ड है। और कुछ समय पहले सीडीएसओ की तरफ से भी एक मेरे ख्याल से करीब 6-8 महीने पहले एक क्लैरिफिकेशन दिया गया था, कुछ प्रोडक्ट्स को 4 साल के कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए, वो क्लियरली, और ये शायद 6 से 8 महीना पुराना कम्युनिकेशन है, तो उसकी सेफ्टी एस्टेब्लिश नहीं है। लेकिन अगेन डोज, सेफ्टी, कफ सिरप, ये सारी चीजों का आंसर तभी हमको मिल सकता है जब एक प्रॉपर 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें से कुछ तथ्य बाहर आए और एक्सपर्ट्स उन तथ्यों के बेसिस पे हम कोई एक्शन प्लान बनाए। ठीक है, मैं इसमें ठाकुरदास सर को जोड़ रहा हूं। सर इसमें एक चीज थोड़ा सा बताइए, इससे पहले पूर्व मंत्री का एक स्टेटमेंट आया, राजेंद्र राठौर पहले कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, उनका ये कहना था कि भाई पहले भी राजस्थान के अंदर भी ये ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, दिल्ली के अंदर तो हुई अलग, और इसको लेकर के पहले भी सवाल थे, और उन्होंने 1980 का एक ड्रग कंट्रोल का उसके बारे में बताया, नियम के बारे में। वो कह रहे हैं कि साहब इसमें छेड़छाड़ होने की संभावनाएं हैं, और हमने ये भी पूछा कि अजय फाटक सर जो ड्रग कंट्रोलर हैं, क्लीन चिट मिल चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पर भरोसा नहीं। वो कह रहे हैं कि सरकार तक हम बात पहुंचाएंगे क्योंकि बच्चों की मौत हुई है, ये बड़ा गंभीर इशू है। डेफिनेटली इन्होंने, डिपार्टमेंट ने तो क्लियर चिट दे दी है इनको, और जो रिपोर्ट भेजी है इन्होंने मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, उसमें साफ लिखा हुआ है कि दवाई में कोई कमी नहीं है। कमी नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो, जहां तक जांच का सवाल है, जांच तो कितने दिन चलती है, क्या उसका रिजल्ट आता है, ये सबको पता है कि जांच का क्या असर होता है। अब सस्पेंड क्यों कर रहे हैं डॉक्टर को? कोई ना कोई गलती मिली है तो डॉक्टर को सस्पेंड करने की कार्रवाई चल रही है। डिपार्टमेंट ने प्रेस नोट भी जारी कर दिया है कि फार्मासिस्ट को, डॉक्टर को सस्पेंड कर रहे हैं। परंतु जो जांच अधिकारी इन्होंने बनाया है, वो किसको बनाया है, वो देखने वाली बात है। इन्होंने जो RMSCL जो दवा खरीदती है डिस्पेंसरियों के लिए, उसी के 2 अधिकारी और एक उनका खुद का दूसरा अधिकारी जो लगा है, तो जांच क्या करेंगे वो? जब उनके खरीदने वाले जो हैं वो जांच करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि भाई वो कोई न्याय करेंगे। कमेटी में जो है एक नोडल ऑफिसर है मुख्यमंत्री कार्यालय का, जो दवाइयों को देखते हैं, वो क्या रिपोर्ट देंगे, मुझे समझ में आई नहीं कुछ भी। मुझे भरोसा नहीं है कि इनकी कोई रिपोर्ट, कुछ तथ्य सार होगा उनमें, वो भी लिपापोती करेंगे। और इसलिए इनको जांच अधिकारी किसी जुडिशियल अफसर को बनाने चाहिए। जुडिशियल अफसर भी कई ऐसे होशियार होते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही सारे टेक्निकल होते हैं। अगर हमको डॉक्टरों को ही बनाना है तो IAS ऑफिसर्स भी कई डॉक्टर हैं, किसी IAS को बनाए। डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ही आप जांच कमेटी का वो बना रहे हो, जांच कमेटी बना रहे हो, तो फिर उनसे क्या उम्मीद? क्या इसकी दोबारा से जांच होनी चाहिए ठाकुर सर? ये राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर की तरफ से तो क्लीन चिट दे दी गई, आपको लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसको बाकी जगह पर कहीं भेज करके इसको जरूर चेक करना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली इस दवाई को अभी फिलहाल तो उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ में केसेंस की दवाइयां 5-7 और भी हैं जिनको भी उन्होंने प्रतिबंधित किया है। परंतु प्रतिबंधित के साथ में जांच इनकी ढंग से हो। इनके जो एक RDPL कंपनी थी गवर्नमेंट की, राजस्थान ड्रग्स वाली जो थी, वो कई सालों से बंद पड़ी है। अगर वो बंद नहीं हो, जो है वहाँ के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े सचिवालय में जो बैठते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फैक्ट्री चालू हो जाए। एक तो दवाई सस्ती मिलेगी, अच्छी स्टैंडर्ड की मिलेगी और रोजगार मिलेगा। वो तो कर नहीं रहेंगे, वो फैक्ट्री कई सालों से बंद पड़ी है, और ये जो प्रतिबंधित लोग जो फैक्ट्री हैं उनसे वो दवाइयां ले रहे हैं। तो इसमें तो कहीं ना कहीं तो देखो इंटरेस्ट वाली बात तो है ना। क्योंकि ये सवाल इसलिए कि आगे ऐसी गड़बड़ियां ना हो। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं डॉक्टर पूजा जी से। डॉक्टर पूजा, बच्चों के लिए खास तौर पर ध्यान रखने की बात है, और
अभी क्योंकि गाइडलाइन को लेकर के भी बात कही जा रही थी कि भाई छोटे बच्चों को ये दवा नहीं देनी चाहिए, ऐसी गाइडलाइन। और जब पूछा भी गया ड्रग कंट्रोलर से भी ये पूछा गया अजय फाटक साहब से कि भाई आपने गाइडलाइन कब दी, तो उन्होंने कहा 2 दिन पहले साहब, अभी गाइडलाइन जारी करी है। तो यानी कि पूरा ये हादसा हो गया, कई घटनाएं हो गई, बच्चे बीमार हो गए, उसके बाद जाकर के आप गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए, अगर ये जो FDA प्लस अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो भी ये जो दवाई है बिलो 2 इयर्स तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है बच्चों में, एंड 2 to 5 इयर्स अगर हम देते हैं इस दवाई को तो हमें बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। जहां अगर अवॉइड की जा सकती है वहां अवॉइड करें, बट अगर कुछ केसेस में हम इसको दे रहे हैं तो डोज का हमें एकदम मिनिमम डोज ही दे, एंड उसमें भी हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, बट अदरवाइज ये ज्यादा मतलब रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बच्चों में इसके ओवरडोज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो लिवर है वो प्रॉपर्ली ये मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन को, तो इसलिए इसका ओवरडोज होने का चांसेस बच्चों में ज्यादा होता है। एंड ये सिंस जो दवाई है ये काम ही करती है ब्रेन पर, ब्रेन में जो कफ रिफ्लेक्स है वो सप्रेस करती है, तो ओवरडोज होने की वजह से आपका वो सप्रेस हो जाता है, जो मेडुला जहां से हम सांस लेते हैं वो सेंटर ही सप्रेस हो जाता है, एंड बच्चा फिर गैस्पिंग में चला जाता है। तो ये इस पे पहले भी केस रिपोर्ट्स एक बात और इसमें सामने आई है, एक बात ये, मैं डी रॉय सर के पास आ रहा हूँ। एक बात सर, जो ड्रग कंट्रोलर कह रहे हैं कि भाई हमारी जांच रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि वो जो बच्चे को जो दवा दी गई है वो हमारे फार्मासिस्ट के द्वारा नहीं दी गई, ये वो कह रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम लेकर के आए हैं, फार्मासिस्ट से ये दवा ली है, ये हमारे पास इस बात का सबूत है, और फार्मासिस्ट का भी एक स्टेटमेंट है अपने अधिकारियों के पास कि भाई फला फला दिन मैंने ये दवा दी थी। तो ये 2 तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, ये इसका मतलब क्या हो सकता है फिर? नहीं, एक तो चीज़ है कि whether this particular medicine has been given to the children and the death occurs. So in that case, that either the medicine may be responsible or something else. That will be ascertained by the postmortem report. This is very clear. So without postmortem अच्छा, वो हम मिस कर गए हैं सर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो है नहीं, यानी कि पोस्टमार्टम हुआ नहीं। So that's I'm telling you. So now the question, now if we restrict only on the medicine quality, then as somebody said, कि it has been given a clean sheet by the state drug controller. Now if anybody is having any doubt, because laboratory में क्या होता है, he will test as per the pharmacopoeial standards. ठीक है। And when he tests for the formulation means the finished products. Then definitely the limit test for, as I said, there's a dextromethorphan and levomethotrexate. So he is not going for the test for levomethotrexate. It is only tested when the raw materials is being tested. So now for this particular case, we can request the Central Drugs Laboratory by sending the samples, same sample, to the Central Drugs Laboratory. Please go through this test, particularly presence of the levomethotrexate, then everything will be comes in a picture. Whether it is due to this contamination or not. Product may be a standard quality. I don't deny that thing. But it may contain levomethacin which has not been detected by the test. So we can ensure for that test through the Central Drugs Laboratory, Calcutta, which is the appellate authority. Then everybody's doubt will be cleared because we do not have the postmortem report. अच्छा, इसमें कोई और सलाह आपके कोई सजेशन इसमें? नहीं, मेरा सजेशन वही है कि दोबारा ये सैंपल जो है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी को वही ड्रग इंस्पेक्टर ने भेज सकते हैं इन फॉर्म 18 विथ ए रिक्वेस्ट कि प्लीज कैरी आउट द टेस्ट फॉर लेवोमेथोट्रेक्सेट। ठीक है, क्योंकि ये इसमें नहीं है, वो स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा उसको। अच्छा शाह सर, मैं आपसे एक फाइनल रिएक्शन में इसमें आपसे लेना चाह रहा हूँ कि अब आगे क्या, ऐसी घटनाएं कम से कम आगे ना हो, इस बात को तो सुनिश्चित करना होगा। भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरीके के केसेस आ गए हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि एवरी लाइफ मैटर्स, और पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो एग्जिस्टेंस है वो इसीलिए कि हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके, हम लोगों के लाइफ में ईयर्स ऐड कर सके। तो मेरे हिसाब से यही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक निष्पक्ष इसका इन्वेस्टिगेशन हो, इसका, क्योंकि अभी जो डिस्कशन हो रहा है मुझे ये प्रॉब्लम भी लग रहा है कि हम यही मान के चल रहे हैं कि कफ सिरप गलत है। मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कि कफ सिरप ठीक है, लेकिन अगर हम एक मायोपिया के साथ कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो शायद हमें एक नॉन बायस्ड इन्वेस्टिगेशन हम तो सब दोनों तरीके से, कफ सिर्फ बात यह है कि बच्चों की मौत हुई है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, ये सच्चाई है।
है ना। तो मैं इसको लेकर मानता हूँ मैं मानता हूँ वो सच्चाई है, और मैंने जैसे बताया एवरी लाइफ मैटर्स, एवरी सिंगल लाइफ इज टू मच, ठीक है। तो मैं इसको कहीं कंसेशन नहीं दे रहा हूँ कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ सलाह है कि आगे अब इसको केंद्रीय जांच, इसकी दवा की जो जांच है वो सेंट्रल को भेजनी चाहिए, कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी इसमें हो सके, जो सच्चाई है वो सामने आ सके। बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन सिर्फ क्या असल में जिम्मेदार है, और अगर क्लीन चिट दे दी गई तो बच्चों की तबियत और बच्चों की मौत का मामला फिर ये क्या है यार। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।